हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज है हमारा सेशन नंबर 2 जेके एस सी सेट का 2025 का। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो नोट्स और पीडीएफ्स के लिए। सेशन 1 में अराउंड हम लोग 66 से 67 के अराउंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की तलाश में आए हो तो मैं आपको बता दूं 67 तक शायद हम लोग कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप मज़े लेने आए हो कि ये देखने आए हो कि 10 मिनट में 15 मिनट में 20 मिनट में सारे एमसीक्यू सारा सीसेट का पेपर सॉल्व करवा देगा, तो वो मैं नहीं करवाने वाला। आप लोग अभी से यहाँ से जा सकते हो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख के आए हो। तो मुझे यहाँ पे चाहिए आपकी सीरियसनेस। ठीक है, अगर आप सीरियस होंगे तो मैं उससे ज़्यादा सीरियस होऊंगा और आपको वो कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आप जहाँ भी चले जाओ, किसी भी पेड बैच में चले जाओ, किसी भी एसएससी टीचर के पास चले जाओ, वो आपको कंसेप्ट नहीं सिखा पाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे दे पाऊंगा अगर आप सीरियस होंगे तो। ठीक है, तो टाइम लगता है। अगर आप मेरे पढ़ाने का आपको तरीका पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ें जो यहाँ पे आप एक बार सीखोगे वो आपको कोई और नहीं सिखाने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बकवास ज़्यादा और किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा है, अब देखो हमने 65 तक किया था, तो 66 क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँ तो आपका यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट लगा के टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ही कोई नहीं है। आसान से क्वेश्चन तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना है। सिमिलरली 67 क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, तो मुझे कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो 68 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो है सुनने वाला है, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हो सकता है कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए मैं इसको उठा लेता हूँ। ये कुछ लोग हैं, आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो मैं ऐसा बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए एंड बी आर एट द एंड्स। तो अभी आप यहाँ पे डिसाइड मत करो कि ए कहाँ पे आएगा बी पे आएगा, सिर्फ आप ये देखो, आगे पढ़ते जाओ। एस एंड टी आर एट द सेंटर। अभी ये भी डिसाइड मत करो कि एस और टी सेंटर में कहाँ आएंगे, क्या एस यहाँ पे आएगा कि टी यहाँ पे आएगा, वो डिसाइड मत करो, आगे बढ़ते जाओ। एम इज सिटिंग एट द लेफ्ट ऑफ ए। अब आपको पता है ए या बी जो है वो कहाँ पे होंगे? लेफ्ट साइड, सॉरी एंड्स पे होंगे। तो अगर मैं ए यहाँ पे रख देता हूँ तो इसके लेफ्ट में एम है तो इसके लेफ्ट में तो कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 ही तो टोटल लोग हैं। इसका मतलब ए यहाँ पे आना पड़ेगा और बी यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि एंड्स में है। और एम जो है वो ए के क्या है? लेफ्ट में है। तो एम ए के लेफ्ट में यहाँ पे कहीं पे भी आ सकता है। हमको ये नहीं बोला कि मतलब तुरंत लेफ्ट में है। ठीक है, हमको ये चीज़ नहीं बोला, तो हमको बोला लेफ्ट में तो कहीं पे भी आ सकता है। अब एस एंड डी जो है वो कॉर्नर, सॉरी कहाँ पे है? सेंटर में। तो मुझे नहीं पता, तो एस और टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बारी आई एम की। एम यहाँ पे भी हो सकता है, एम यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एम होता है तो वाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और अगर यहाँ पे एम होता है तो वाई कहाँ पे आएगा? इस पोजीशन पे आएगा। तो ये यहाँ पे श्योरिटी नहीं है इन चारों की, सिर्फ मुझे 2 की श्योरिटी है, ए और बी की। अब बोला गया है हु इज टू द राइट ऑफ वाई। जब मुझे श्योरिटी ही नहीं है कि y कहाँ पे है, तो मैं कैसे बताऊँ y के राइट में क्या है? अगर मुझे श्योरिटी होती कि y इस प्लेस पे आने वाला है या y इस प्लेस पे है, तब तो मैं बता सकता था कि y के राइट में क्या है? a। लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, y यहाँ पे भी तो हो सकता है, तो y के राइट में s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, m भी हो सकता है, a भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा डाटा जो है वो इनसफिशियंट है, मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में था, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, ये भी थोड़ा सा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? आरव बाला सार, सबका मैं नाम नहीं बोलूंगा, से ए बी सी डी ई ऐसे। ठीक है, आर सिटिंग ऑन अ बेंच, मतलब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया गया है। आरव इज सिटिंग नेक्स्ट टू बाला। अब कहाँ पे है, किसके साथ है, ये तो मुझे पता है, किसके साथ है, कहाँ पे है मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब ए और बी एक साथ होंगे। ये इस तरह से भी हो सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता किस पोजीशन में है अभी, लेकिन मुझे ये पता है कि एक साथ है। वाइल सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो मतलब सी और डी एक साथ है। ये डी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, मतलब डी और ई जो है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। हु ऑक्यूपाइज द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? जो लास्ट, हु मतलब जो लास्ट बंदा होता है उसकी बात हो रही है, एस्टर की बात हो रही है, मतलब ई की बात हो रही है। ई जो है वो लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच पे है, तो ई की पोजीशन तो डिसाइड होगी, ई यहाँ पे होगा। अब ई यहाँ पे है तो यहाँ पे डी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ई और डी जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पे पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई। चांदनी इज पोजिशन सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पे क्या है? चांदनी। तो राइट कहाँ पे है? ये राइट है, ये है ना राइट, यहाँ से सेकंड पे, तो यहाँ से पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो यहाँ पे आ गई चांदनी। अब आपको बताया गया है कि चांदनी और डी, सी और डी जो है वो एक साथ है। अब डी जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, मुझे अभी तक नहीं पता। आरव इज सिटेड, मतलब ए इज सिटेड टू द राइट ऑफ बोथ बी एंड ई। ए जो है वो बी और ई की कहाँ पे है? राइट में है। इसका मतलब बी और ई और ए कुछ इस तरह से हमारे पास ये होगा, मतलब अरेंजमेंट होगा।
तो इस लाइन से हमारे दो पोजीशन बनते हैं। जैसे ये है ना, आरव इज सिटेड टू द राइट ऑफ बोथ बाला एंड ईस्टर, तो इस लाइन से दो पोजीशन बनती है कि या तो बी ई ए होगा या ई बी ए होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के राइट साइड पे है, तो ई तो यहाँ पे फिक्स है, इसका मतलब ई बी ए जो है हमारा पैटर्न होने वाला है। तो ई बी ए जो है पैटर्न होने वाला है। आगे देखो, आगे उसने क्या बोला है, एंड ही इज ऑल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू चांदनी। किसकी बात हो रही है? आरब की। तो आरब जो है वो चांदनी के साथ भी है, तो ये आरब जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है डी यहाँ हो नहीं सकता, ये पोजीशन आपकी फिक्स है। तो डी कहाँ बचा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ बचा। पूछा क्या है आपको, आरब कहाँ बैठा है? तो आरब कहाँ बैठा है? बी और सी के बीच में, तो बिटवीन बी एंड सी के बीच में। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। तो आप एक एक करते जो है वो करते जाओ, तो आराम से आपका समझ मतलब होता जाएगा, इसमें कोई मुश्किल कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 जो है मैं आपको लास्ट टाइम करा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि JKSSB कभी नहीं पूछता, ना ही आज तक JKSSB ने पूछा है। हाँ, JKAS में ये हर बार क्वेश्चन एक ना एक आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये हमारे JKSSB में नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। बोला क्या है, What are the maximum possible number of pieces that can be cut from a large cube? तो मेरे पास एक क्यूब है, हो सकता है JKSSB किसी टाइम पे पूछ ले, तो इसलिए आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, बट इतना ज़्यादा डीप में इसमें घुसूंगा नहीं। ये मेरे पास क्या है? क्यूब है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। ये मेरे पास एक क्यूब है। सपोज करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसमें कट लगाता हूँ। तो कट लगाऊंगा तो मैंने क्या किया, ये एक कट लगाया इस तरीके से। क्या किया? ये एक कट लगाया। तो जैसे ही मैंने कट लगाया, या फिर अगर मैं यहाँ से ना लगा के, ठीक है, एक सेकेंड रुको, क्योंकि ये शायद आपको थोड़ा सा समझ ना आए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट लगा देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ सपोज। तो जैसे ही मैंने एक कट लगाया, मैंने कितना कट लगाया? एक कट लगाया। तो एक कट लगाने से एक ये ऊपर वाला पीस बन गया, एक नीचे वाला पीस बन गया। इसका मतलब कट मैंने एक लगाया, लेकिन पीस कितने बन गए उसके? दो पीस बन गए, मतलब कट प्लस वन बना कि नहीं? तो सिमिलरली अब मैं ज़्यादा इसमें मतलब जाऊंगा नहीं। आपको क्या करना, आपको क्या दिया है, आपको बोला है 15 कट लगाए, तो बताओ कितने पीसेस बनेंगे। अब 15 कट जो है ना, मैं किस तरह से लगा सकता हूँ, या तो मैं एक ही तरफ ऐसे 15 कट लगा सकता हूँ, मतलब एक ही जगह, तो मेरे कितने पीसेस बन जाएंगे? 16 पीसेस बन जाएंगे। लेकिन मुझे बोला गया है मैक्सिमम पीसेस बनाने हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीसेस बनाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कट किस तरह से लगाता हूँ, मैं इक्वल नंबर ऑफ कट्स लगाता हूँ। इक्वल नंबर ऑफ कट्स का क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनना, बस एक चीज़ सुन लो फिर चलो। एक कट में मतलब 5 कट में लगाता हूँ इस तरफ, ठीक है, वाई की तरफ। 5 में लगाता हूँ ऐसे, ठीक है, और 5 में कैसे लगाता हूँ, मतलब ये आपका इस तरीके से नीचे। तो जब मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 कट लगाऊंगा, मतलब इस तरीके से हर डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन में है, तो पीसेस कितने होते हैं? कट से एक ज़्यादा। यहाँ पे कितने पीसेस हो जाएंगे? कट से एक ज़्यादा। यहाँ पे कितने पीसेस हो जाएंगे? कट से एक ज़्यादा। तो मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना बनेगा? 216 मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पीसेज इसके बनेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा डीप में मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर इसमें नहीं घुसूंगा। हाँ, मतलब कभी आपको समझना होगा, JKSSB वालों को अगर ये समझना होगा, तो जब मैं क्यूब वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये डीप में थोड़ा सा ले जाऊंगा उस तरफ, मतलब उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी आपको घुसने की जरूरत नहीं है। जिसको ये समझ थोड़ा बहुत है उसको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये गर्ल्स आ गई, ये बॉयज आ गई। गर्ल्स क्या है? 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो मैं मान लेता हूँ बॉयज कितने हैं? 3, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी? 2। कैसे सर? अगर बॉयज 3 है तो गर्ल क्या है? 2/3 ऑफ बॉयज। तो 3 और 3 कटा तो कितना हो गया? 2 आ गया। तो ये आ गई रेशो। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 150। तो ये इसका मतलब ये टोटल कितने हुए? 5। तो इसका मतलब 5 रेशो 150 के बराबर, तो 1 रेशो 30 के बराबर। तो ये आ गई गर्ल्स 60, तो ये आ गए बॉयज 90। ये समझ आ चुका है आपको कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने। उसके बाद क्या बोला गया है, गोरी इज रैंक्ड 60th फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से ऐसे बच्चे हैं, मतलब 1 2 ऐसा करते करते ये 60, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 150 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 150। गोरी जो है वो 60th है टॉप से, एंड देर आर 20 गर्ल्स अहेड ऑफ हर इन रैंक। तो अगर गर्ल्स जो है वो 20 है अहेड, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? क्योंकि गोरी जो है वो 60 नंबर पे है, तो बॉयज़ जो हो जाएंगे अहेड कितने हो जाएंगे? 40 बॉयज़ हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, अगर 40 बॉयज़ आगे हैं, पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज़ आर रैंक्ड बिलो गोरी, तो गोरी के पीछे कितने बॉयज़ होंगे? टोटल बॉयज़ कितने हैं? 90 हैं। ठीक है, आगे कितने हैं? 40। तो 90 - 40 +1। +1 हम लोग क्यों करते हैं? आपको पता है कि एक जो है बीच वाला वो 2 बार काउंट हो जाता है, तो उस 2 बार निकल जाता है, तो इसलिए हम लोग +1 करते हैं। तो 90 - 40 कितना हो गया? 50। 50 + 1 कितना हो जाएगा? 51। तो जो है कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज़ हैं गोरी के बिलो रैंक? ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 51 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम लोग चलते हैं। आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझ भी आना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, ध्यान से सुनो।
ये भी आई होप मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ वैसे तो, बट ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ, कोई इशू नहीं है। राजम स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस 13 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। तो पहले तो वो 13 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। तो यहाँ सपोज उसका हाउस था, तो मैं लिख लेता हूँ राजम्स हाउस, यहाँ से फ्रेंड्स हाउस है, सॉरी राजम्स फ्रेंड्स हाउस ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ से 13 किलोमीटर साउथ, तो ये आ गया 13। उसके बाद क्या किया, शी टर्न्स राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट मूव की और 10 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट मूव की और 7 किलोमीटर चली, तो ये लेफ्ट मूव की और 7 किलोमीटर चली। उसके बाद लेफ्ट मूव की और 25 किलोमीटर चली, तो लेफ्ट मूव करके दोबारा से कितना चली, 25 किलोमीटर चली। उसके बाद क्या बोला गया है, बीच पे पहुंच गई, ये आ गई बीच। बोला गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके फ्रेंड्स हाउस और बीच में, मतलब आपको ये चीज निकालनी है, ठीक है। ये चीज निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, ये आपको दिया है, ये 10 था, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 10। तो ये जो डिस्टेंस बचा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15, क्योंकि टोटल क्या था पूरा, ये पूरा क्या था, ये पूरा था 25, ये आ गया आपका 10, तो बचा क्या आपका 15। यहाँ से आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो कितना था 13। यहाँ नीचे ये 7 था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 7, 13 और 7 कितने होते हैं 20। तो आपके पास अब ये ट्रायंगल ये बन चुकी है, जिसमें ये है 20, ये है 15। आपको ये निकालना है, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, टोटल 625, 625 का रूट 25। तो आंसर कितना आ गया 25 किलोमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं नहीं उठा रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया क्लॉक्स वाला। यहाँ पे देखो पूछा गया है आपको द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9:55। देखो आपको पता होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं, 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर्स, ऐसे हम लोग एंगल निकालते हैं। और इसको यहाँ पे मॉड रख लेते हैं ताकि माइनस ना आए हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे m क्या है, m मतलब नंबर ऑफ मिनट्स और h मतलब आवर। अब बजे कितने हैं 9, तो 9 घंटे हो गए, तो h की जगह क्या पुट करूंगा 9। 55 मिनट्स हो गया, तो मिनट की जगह क्या पुट करूंगा 55। तो आंसर आ जाएगा 11/2 इंटू 55 माइनस 30 इंटू 9। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 605/2 माइनस 270। इसको सॉल्व करूंगा आएगा 32.5। लेकिन ये तो कौन सा एंगल आया, एक्यूट एंगल आया। आपको तो चाहिए कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 में से जो छोटा एंगल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 327.5, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये तो आसान से क्वेश्चन है, आप छोड़ के भी आओगे ना यार सारे क्वेश्चन। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एज अ ये एक कंसीडर कर रहा हूँ JKSSB के लिए PYQ सेशन आपका, ठीक है। मैं एज अ वो कंसीडर कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको वही करना है, मतलब कि पास ही होना है, तो आपको 66 नंबर लाने हैं। आपने 40 क्वेश्चन भी किए होंगे तो आप मजे से मतलब पास हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे अब बोला गया है सेलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट एक्सपीरियंस, जो भी दिया है हमको नहीं पता। कॉकपिट और पायलट का कुछ रिलेशन होता है। कॉकपिट वो हिस्सा होता है जहां पे पायलट बैठ के क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। पायलट बैठ के इंस्ट्रक्शंस देता है। और ब्रिज जो है, ये ब्रिज वो ब्रिज नहीं है, मतलब वो ये पुल नहीं है, ये ब्रिज शिप का, ठीक है, शिप का या सबमरीन का वो हिस्सा है जहां पे कैप्टन बैठ के क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। समझ आया आपको। या फिर कैप्टन कंट्रोल करता है जहां से शिप को, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो इसको क्या, इसका क्या आएगा कि कैप्टन। क्यों, क्योंकि कॉकपिट में कौन बैठता है, पायलट। ब्रिज में कौन बैठता है, कैप्टन। तो शिप का क्या होता है, कैप्टन। तो इसीलिए क्या आंसर आएगा इसका, कैप्टन आएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगी। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलें, 76। क्वेश्चन इतना आसान है कि आप लोग ज़्यादा लॉजिक लगाओगे। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको यही चीज़ बोलेगी, जितना ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप लोग फंसोगे। 5 और 4 आपको दिख रहा है, कई बार आपका लग रहा होगा, मतलब ये दिमाग चल रहा होगा 5 और 4 कितना होता है 9 और इंटू 5 कर दूं तो ये 45 के आसपास है, ठीक है। 9 इंटू 5 कितना होता है 45, 45 में से 4 निकाल दूंगा तो 41 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 7 और 2 कितना होता है 11, 11 इंटू 7 कर दूंगा, ये तो 77 पहले ही बन गया, ये तो बहुत ज़्यादा बन गया, तो ये तो 53 है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। यहाँ से अगर आप देखो 5 और 4 आपके दिमाग में ना, देखो अब ये तभी आएगा। अब मैं तो, क्योंकि अब देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अगर, तो मेरे दिमाग में होगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके भी दिमाग में होगा। जब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, जब तक आपने चीज़ें नहीं देखी होंगी, तब तक आपको ये समझ नहीं आने वाला है। ये अगर ना भी होता ना, इससे भी आपको समझ आना था कि ये 130 जो है वो कहीं ना कहीं 11 का स्क्वायर जितना होता है 180 उसके आसपास है। कितना कम है 9। तो 9 कैसे बन सकता है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाता है 130 बन गया जी। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 4 का स्क्वायर कर लूंगा 16, 25 और 16 कितना होता है 41। तो पैटर्न समझ आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 49 प्लस 4 53, पैटर्न समझ आ चुका है। तो 8 का स्क्वायर
64, 5 का स्क्वायर 25, तो समझ आ चुका है क्या आंसर हो जाएगा 89 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई मतलब वो है नहीं सॉल्व करने वाला, तो इस आपके लिए छोड़ रहता हूँ। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन अच्छा रहता है, ये मैंने आपको आई थिंक जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना, नंबर सिस्टम के आपको PYQs कराए थे, उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऑल्दो वो लेक्चर जो है वो पहले से रिकॉर्ड किया था, बट वो एक दिन लेट हो गया और JKPSC का जो सी सेट था उसके बाद आया, बट फिर भी मैंने आपको सी सेट में भी लास्ट टाइम इसके क्वेश्चन करवा रखे थे, PYQs में मैंने करवा रखे हैं आपको ये HCF LCM में भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहले तो ये चीज़ सोचो कि मुझे इसके आसपास जो है ना, इसके आसपास स्क्वायर ढूंढना है, तो इसके आसपास स्क्वायर ढूंढना है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि 70 का स्क्वायर जो है ना वो 4900 के आसपास आ गया, मतलब 4900 आ गया। अब मैं 80 का देखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 75 का देखूंगा तो 75 का स्क्वायर अगर मैं करूं, अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट वाले को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो लास्ट में क्या आ गया, अगर 75 हो, ठीक है, जैसे ये है, तो आपको क्या करना है इसमें 5 × 5 कितना होता है 25, और साथ में क्या कर दो, एक ऐड कर दो तो कितना बन गया 8, 8 × 7 56, तो 75 का स्क्वायर होता है 5625, तो ये तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ना ये 72 या 73 के आसपास जो है वो आने वाला है। अब इसमें से आप एक स्क्वायर निकाल के कोई देख लो, मान लो मैंने 73 का निकाल के देखा, तो 73 का अगर मैं निकालूँ तो 3 × 3 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 3 21, 21 और 21 42, 42 का 2, 4 कैरी 7 और 7 49 और 4 53, 5329 इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब देखो ये इसके आसपास दिख रहा है, आपको बोला गया था कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो सब्ट्रैक्ट करने के टाइम आपको इससे छोटा स्क्वायर ढूंढना पड़ना है। इसका मतलब इसमें से मैं 11 अगर निकाल दूंगा तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 73 का, तो 11 मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उस समय मैंने आपको चीख के ये चीज़ बताई थी नंबर सिस्टम में ही कि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड हो सकता है और जो कि आ गया इस बार, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन क्या था एडिड, तो अगर एडिड पूछा जाता तो मुझे क्या करना पड़ता 74 का स्क्वायर करना पड़ता, मतलब मुझे वो स्क्वायर ढूंढना पड़ता जो इससे क्या होता बड़ा। अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन है तो मुझे छोटा स्क्वायर ढूंढना है, अगर एडिड वाला है तो मुझे बड़ा स्क्वायर ढूंढना है। वहाँ मैंने चीख के ये चीज़ें आपको वहाँ पे नंबर सिस्टम में बता रखी थी, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाके देख सकते हो, वो मैंने पहले से आपको चीज़ें बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन इसमें मुश्किल है या जो बच्चा छोड़ के आएगा 90% 99% बच्चा इक्वेशन को छोड़ के आएगा तो वो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे को पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना है। एक तरीका तो इसको यही है कि डायरेक्ट इसको 99 से डिवाइड करो। अगर आपने ऐसा कर दिया कि पहले मैं इसको 3 से करता हूँ, फिर मैं इसको 11 से करता हूँ, फिर मैं इसको 9 से करता हूँ, इस तरीके से करोगे तो आपका ये नहीं निकल पाएगा, आपको ये पूरा का पूरा डिवाइड करना होगा। उससे भी आसान तरीका आपको मैं एक बताता हूँ, लेकिन ये किसी को बताना मत, ठीक है, अपने तक ही रखना। किसी को शेयर कर दोगे तो बाकी भी सीख जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ शेयर किया करो, नॉलेज गेन करने से नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, मुझे कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, लेकिन आपको ये इस तरीके से समझ आएगा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी छोड़ोगे नहीं एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है जब भी मुझे कोई कंसेप्ट सिखाना होता है तो मुझे उसके लिए पहले एग्जाम्पल लेके चलना पड़ता है, तो मैं वही एग्जाम्पल से एक स्टार्ट करके फिर मैं आपको क्या करता हूँ, फिर आपको यहाँ तक लेके आता हूँ। क्योंकि ये मेरा वो है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके आऊँगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको छोटे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा तो आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा, वही सेम कंसेप्ट आप जब बड़े चीज़ों पर अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो आसानी से आएगा। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 101, अब मुझे बताना है कि जब मैं इसको 99 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, इस चीज़ को क्योंकि मुझे 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 में डिवाइड कर देता हूं। मतलब इस नंबर को मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगा कि 2 के सेट मेरे बन जाए। जैसे ये एक सेट बन गया, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं राइट साइड से, तो एक सेट बन गया मेरा 0 1, और दूसरा सेट क्या बन गया सर, दूसरा सेट में तो 1 ही है, तो आप 0 पहले भी लगा सकते हो ना, इसमें लगा सकते हो, तो इसको भी आप 0 1 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1 भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको लास्ट से जो है वो 2 के सेट बना के आना है। लास्ट में अगर एक नंबर बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नंबर बचा यहाँ पे, पहले 1 नंबर बचा, तो 99 को 1 से डिवाइड करोगे, आपको पता जाता तो नहीं है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 99 को दोबारा 1 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन इसमें मुझे पिछला वाला रिमाइंडर ऐड करके, तो रिमाइंडर मेरा टोटल कितना बन जाएगा 2। सिमिलरली अगर आप ऐसे देखो 101 को 99 से करो, 99 इंटू 199, तो कितना रिमाइंडर बचता है, बचता तो 2 ही है। लेकिन यहाँ 2 हमारा कैसे आया, हमने डिवाइड करके अलग अलग से क्या किया, रिमाइंडर निकाला, और जो अगला रिमाइंडर आता गया उसमें पिछला वाला रिमाइंडर क्या करता गया, मैं ऐड करता गया, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है
तो मैं आपको अब इस पे लेके चलता हूं। तो पहले क्या करना है, पहले तो इसको ब्रेक करना है। सर कितनों में, सर 2 2 में ब्रेक करना है। तो ये 2 पहले 2, ये दूसरे 2, ये तीसरे 2, ये चौथे 2, सर लास्ट में तो 9 ही बच गया। आप चाहो तो इसको 0 9 लिख सकते हो, नहीं चाहो तो इसको 9 भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको पूछने नहीं वाला है। उसके बाद सर क्या करना है, सर मुझे पहले वाला नंबर जो था, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया था, डिवाइड में राइट साइड से कर रहा हूं, लेकिन स्टार्ट मुझे कहां से करना है, लेफ्ट साइड से करना है। सर मैं 9 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 99 करूंगा। सर मुझे पता है कि ये नहीं जाता, तो इसका मतलब इसका कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 9 ही रिमाइंडर मेरा इसका बच जाएगा। सर बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बताया, इतना तक मुझे बिल्कुल समझ आ गया। सर थोड़ा सा मुझे और आगे लेके चलो, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो मैं पहले ना इसको मिटा देता हूं बाकी वाले को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा एक खाली हो यहां से सामान। अब 9 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आपको पता है। 9 के बाद आपके पास क्या नंबर है, 87। तो जब मैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब मैं 87 को 99 से डिवाइड करूंगा, आपको खुद पता है कि ये नहीं जाता भैया, ये छोटा नंबर है, तो इसका मतलब 87 का 87 ही आपके पास रिमाइंडर बचेगा। पुराना रिमाइंडर कितना था, 9, 87 ये है, 9 अब आपके पास और बचा, तो कितना बन गया, ये 96 आपके पास बन चुका है। इतना आपको समझ आया कि नहीं? इसका मतलब इतना डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, 96 आपके पास रिमाइंडर बच चुका है। सर अब मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो आगे तो बढ़ना ही है, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगला नंबर है मेरे पास 65। तो ये भी ऑलरेडी आपको पता है कि 99 से छोटा है, तो ये नहीं जाता, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 65। अब आप यहां से ये चीज देखो, अगर मैं 65 को क्या लिख दूं, 62 + 3 लिख दूं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पुराने रिमाइंडर में ये ऐड करना पड़ता है, तो इसमें 96 ऐड जब करूंगा तो 96 + 3 99 बन जाएगा। तो ये तो 99 जो है वो 99 से पूरा चला जाएगा, तो रिमाइंडर यहां पे कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 62। इतना समझ आया आपको कि मैंने इसको 62 + 3 में 65 को क्यों तोड़ा, क्योंकि 96 पहले ही था, मैं इसमें अगर 3 ऐड कर देता तो 99 बन जाता, जो कि 99 से पूरा चला जाता, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर आएगा। नहीं तो मैं क्या कर सकता था कि 65 रिमाइंडर आया, पुराना था 96, तो इसको ऐड करता तो मेरे पास कितना आ जाता, 161। अब 161 99 से जब मैं करता तो मेरे पास कितना बचता, 62 रिमाइंडर बचता। ये भी आप लोग कर सकते थे। तो अब मेरे पास कितना रिमाइंडर बच चुका है, इसके बाद कितना रिमाइंडर बच चुका है, 62 मेरे पास बच चुका है। अब कितना होगा, 43 और आएगा मेरे पास रिमाइंडर अगला, तो 62 और 43 अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना बचेगा, 105 आएगा। 105 में से 99 क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो कितना बचेगा, पीछे बचेगा 6 आपके पास, तो 6 यहां से बचा। आगे कितना बचेगा, 21 और 6 कितना होता है, 27। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 27 आने वाला है। तो इस ट्रिक से अगर आप जाओगे, ऑल्दो आपको पहली बार आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कुछ मुश्किल बता दिया गया है हमको, लेकिन इससे आसान और कुछ नहीं होगा। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूं, इससे आसान कुछ नहीं है। आप कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, इससे आसान आपको नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। तो ये एक मेथड है जिससे आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, और ये पेपर बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान पेपर है। अगर कोई बंदा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको ये चीज़ नहीं बोलता कभी भी कि सारा का सारा मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे पढ़ाने के बीच से आया है। देखो अगर आप टीचर हो, एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनना, अगर आप टीचर हो और अगर आपके पढ़ाने से, ठीक है, अगर आपका जो पढ़ाया हुआ है वो पेपर में नहीं आ रहा, तो आपको टीचर कहलाने का हक ही नहीं है कोई भी। ये बंदे लोग क्या करते हैं, अब देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि सीसेट का जो पेपर आया है वो हमारे ही उसमें से आया है, हमारे नोट्स में से आया है, हर एक क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है। तो भैया तुम्हारा काम ही तो वही है, तुम्हारा काम ही तो पढ़ाना है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? ये लोग तब नहीं बोलते हैं जब इनके नोट्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं निकलता है, उस समय ये नहीं बोलेंगे। लेकिन ये लोग कब बोलेंगे? जब पेपर आसान आ गया है, हर बच्चा पेपर कर सकता है। ये जेके एसएसबी वाला भी पेपर बच्चा जो है वो पेपर कर सकता है, तो ये बोलेंगे हर एक क्वेश्चन जो है हमारे बीच में से आया है, हमारे ही नोट्स में से आया है। तो ऐसे आप फंसना मत किसी के बीच में, और किसी को भी ये पैसे देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आई होप ये भी आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 आर को प्राइम टू 20। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें कोई भी फैक्टर्स जो है वो कॉमन नहीं होते 1 के अलावा। ठीक है, तो मतलब 1 एक नंबर ऐसा है, 3 ऐसा है, मतलब 1 और 20 अगर मैं देखूँ तो को प्राइम है, 3 और 20 देखूंगा तो को प्राइम है, 7 और 20 देखूंगा तो को प्राइम है, 9 और 20 देखूंगा तो को प्राइम है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो 8 नंबर मेरे पास ऐसे बनते हैं जो कि 20 के साथ क्या है, को प्राइम है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ अ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 784। तो आपको जब मैंने एवरेजेस पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये फॉर्मूले वहां पे बता रखे थे कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमें दिया है 784 के बराबर। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब आपको इसका अंडर रूट पता होना चाहिए कि कितना होता है,
28। तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 28। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा n इंटू एन प्लस वन इक्वल्स टू 56। अब यहाँ पे गलती आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको मल्टीप्लाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग क्या करो, मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बहुत बार बताई है कि 56 नंबर है ना, 56 से क्या ले लो, फैक्टर्स ले लो। 2 से करूंगा तो क्या आएगा 28, 2 से करूंगा तो क्या आएगा 14, 2 से करूंगा तो क्या आएगा 7। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 इंटू 7 में इसको लिख सकता हूं। इसका मतलब अगर n मेरा 7 हुआ तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 56। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि n मेरे पास क्या है 7। इसका मतलब मेरे पास 7 नंबर्स हैं। क्या है मेरे पास 7 नंबर्स है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दोज n नंबर्स, तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टू 7 स्क्वायर उसने पूछा। तो इसका आंसर क्या होता है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ये है सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे पता है 7 है, n प्लस वन मुझे पता है 8 है। अब 2n 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 2 से जाऊँगा 4, 3 से गया 5, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 7 कितना हो गया 140। और यहीं पे आपकी हो गई गड़बड़। ये मैंने जानबूझ के ये चीज़ की है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन देखो, मेरा काम देखो फिर वही बात है कि मेरा काम है आपको हर एक चीज़ बताना। ठीक है, मैं जानबूझ के बीच में गलती इसीलिए करूंगा कि आपको, क्योंकि आप भी फ्लो में जाओगे। यहाँ पे पूछा क्या है उसने, स्क्वायर ऑफ द सम, स्क्वायर ऑफ द सम मतलब पहले सम होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, ना कि सम ऑफ स्क्वायर्स। अगर पूछा होता सम ऑफ स्क्वायर्स तो ये आता, तो ये फॉर्मूला आता, लेकिन उसने पूछा स्क्वायर ऑफ सम मतलब मुझे करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इसका क्या होल स्क्वायर, ये मुझे पूछा गया है। तो इसका अगर मैं ऐड करूंगा इसको तो बनेगा 28। तो 28 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोबारा 784 ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर सम ऑफ ये किसके बराबर होता है, ये होता है इसका फार्मूला अगर मैं देखूं तो n इंटू एन प्लस वन, तो वो यही हो गया जो हमारा आया था। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये 28 आया था, तो इसी का क्या होगा स्क्वायर होगा 784। तो आंसर कितना आ जाएगा 784। तो आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगा सकते हो, लेकिन गलत दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे ये गलती के चांसेस है जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कांस्टेबल में एज इट इज यही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, जो कांस्टेबल का एग्जाम जिसका रिजल्ट अभी आया उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सेम डिट्टो। अब आप करते रहो आपने कौन से मेथड से, वही मल्टीप्लाई वाले मेथड से। मैं उससे नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बोला गया है, 30 days मंथ बिगिनिंग विद संडे, अ म्यूजियम रिकॉर्डेड एन एवरेज ऑफ 722 विजिटर्स ऑन संडे। संडे को 720 आए और बाकी डेज में कितने आए, उससे हाफ आए। मतलब उससे हाफ मतलब 360, 720 का हाफ कितना होता है 360। इसका मतलब 360 तो आए ही आए हैं, कितने दिनों में, बाकी दिनों में। लेकिन संडे को, संडे मतलब कितने दिन बचे हमारे पास, अब 5 दिन बचे, 30 दिन थे ना, तो 30 दिन अगर संडे से स्टार्ट कर रहा हूं तो 5 संडे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने बचेंगे 25 डेज, सॉरी हाँ 25 डेज में क्या आ जाएगा ये 360 विजिटर्स। बाकी कितने दिन बचे 5, तो बाकी 5 में भी कितने विजिटर होंगे एक्स्ट्रा 360। क्यों, क्योंकि 360 वाले तो हर डेज में होंगे ही होंगे। क्या मतलब है इसका, देखो क्या बोला गया है उसने क्वेश्चन में, देखो ध्यान से 1 मिनट ले लो। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोग मल्टीप्लाई वाला करना चाहो तो मैंने मल्टीप्लाई वाला भी आपको करा रखा है कांस्टेबल के, जब मैंने पेपर सॉल्व करवाया था वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी करा रखी है। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप शॉर्टकट थोड़े से सीखो, क्योंकि ये चीज़ आप अगर आप इसको 2 मिनट लोगे या 1 मिनट लोगे और यहाँ पे आपका विद इन 20 सेकंड आपका इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ज़्यादा जो है आसानी होती है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ विजिटर ऑन ईच डे ईच ऑफ द अदर डेज, मतलब 30 दिन थे। संडे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो संडे 5 होंगे, बाकी कितने दिन बचेंगे आपके 25 दिन बचेंगे। इसका मतलब वो बोल रहा है बाकी दिनों में क्या था, नंबर हाफ था। इसका मतलब 360 तो था ही था, बाकी 5 दिन में एक्स्ट्रा कितने थे 360 एक्स्ट्रा थे। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा था वो कितने में डिवाइड हो जाएगा टोटल 30 डेज में। तो यहाँ से ये कटा, 3 से गया 3 1 12, 12 इंटू 5 60, 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा 420। तो आंसर आ जाएगा 420। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड कांस्टेबल वाला जो जेकेएसएसबी का पीवाईक्यू सेशन था वो मैंने पूरा करा रखा है, उसमें मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों करा रखे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि ये सी सेट है तो आपको थोड़ा बहुत एडवांस तो चलना पड़ेगा, कोई आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, अभी भी नहीं आ रही है तो आपको कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। अब जाके कांस्टेबल वाले में पूरा इसको लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट मेथड से भी वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अगर आप हर एक क्वेश्चन को मतलब सर्च करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको जाना है लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग मेथड से जाओगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन देखो मैं कैसे करता हूँ,
वाइल एंटरिंग द टेस्ट मार्क्स ऑफ अ क्लास अरुण्स मार्क्स वर एंटर्ड एज 98 इंस्टेड ऑफ 68, मतलब एंटर कर दिए गए 98 लेकिन थे कितने उसके 68, तो कितने का डिफरेंस आया 30 का। ये 30 का डिफरेंस जो आया वो हर एक बच्चे में, मैं मान लेता हूँ n बच्चा था, ये 30 का डिफरेंस हर एक बच्चे में डिवाइड हो जाएगा तो एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है 0.5, तो n किसके बराबर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इक्वल्स टू 60, आंसर आ गया 60, क्वेश्चन खत्म। अब आप लोग को पता क्या करोगे, आप लोग पहले ये मानोगे कि मान लेते हैं सर n स्टूडेंट्स थे, ध्यान से देखते रहना, ये था मेरा शॉर्टकट, एक सेकेंड रुको जरा, ये था शॉर्टकट। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग मानोगे कि n स्टूडेंट्स थे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि सर m मार्क्स जो थे, मार्क्स थे m, अब एंटर कितने कर दिए 98, तो मतलब m प्लस 98 सम हो गया उनका, ठीक है। करने कितने थे m प्लस 68, अब बोल दिया गया कि इनकी एवरेज का डिफरेंस जो है वो कितना है 0.5, तो आप लोग करोगे m प्लस 98 डिवाइडेड बाय n स्टूडेंट्स थे, तो एवरेज ये आ गई माइनस m प्लस 68 डिवाइडेड बाय n, एवरेज ये आ गई, इनका डिफरेंस है 0.5। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन फिर वही चीज़ है कि यहाँ से और जो आप सॉल्व करोगे और यहाँ से जो आएगा वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सब कुछ मैं आपको एवरेज चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ। आप लोग मेरे से पूछते हो कि सर ये चैप्टर, ये MCQ लाओ या ये लाओ, मैं सब कुछ आपको पढ़ा रखा हूँ, आपको सिर्फ जो है वो देखना है। देखो हमने क्या क्या कर रखा है, अगर आप एक बार चैनल पे जाओ ना, जेके मैथ्स पे जाओ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। फिर आप अगर प्लेलिस्ट में जाओ तो वहाँ पे आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स जो भी सारा है हमारा 63 लेक्चर्स हो चुके हैं, इसमें सारा मैथ्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको PYQs चाहिए, बच्चे ये बोलते हैं कि सर चैप्टर वाइज PYQ लेके आओ, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के PYQs मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के PYQs अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ईयर वाइज, मतलब कि जैसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि JKSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2021 से लेके 21, 22, 23, 24, 25 सारे पेपर हम लोग मतलब 1 बाय 1 यहाँ पे करते जा रहे हैं। अगर आपको ईयर वाइज चाहिए, CSET के भी आपको मिल जाएंगे 2022 का, 24 का और आज अभी वाला भी, 2023 के पेपर मिल जाएंगे, 2021-22 के मिल जाएंगे, 2024 के मिल जाएंगे, 2025 के मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ्स मिल जाएगा। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आपको बस जाना कहाँ पे है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। आप लोग बोलते हो कि सर ये वाला पेपर नहीं है, ये वाला कराओ या फिर ये चैप्टर वाइज कराओ, सब कुछ आपको अवेलेबल है, बट एक बार प्ले लिस्ट देखो तो सही। कोई इतना मतलब वो नहीं है, ये इतना कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ पे अलग अलग नाम की आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जो पेपर आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आपको चाहिए जैसे सपोज ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है तो आप लिख सकते हो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट एग्जाम बाय JK मैथ्स, तो अगर ऐसा लिखोगे तो तब भी हमारी वीडियो जो है वो ऊपर हो जाएगी, तो आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका करूंगा नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ A एंड B इज इतना, एवरेज मंथली इनकम ऑफ A एंड B, इसका मतलब मुझे क्या दिया गया है, A प्लस B का अगर मैं सम देखूं तो क्या हो जाएगा 4320 इंटू 2, ये हो सकता है। B प्लस C का अगर मैं सम देखूं तो क्या हो जाएगा 5280 इंटू 2, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है तो मेरे को सम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और A और C की एवरेज जो है वो दे रखी है 6020 मल्टीप्लाई बाई 2। मुझे चाहिए BA की एवरेज, तो मैं क्या करता हूँ पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास C माइनस A, समझ रहे हो, यहाँ से C माइनस A आएगा और आपके पास A प्लस C है, A प्लस C है और C माइनस A है, दोनों को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका करूँगा नहीं, ये आसान सा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो 26 से डिवाइड करना है, तो 53 की पावर 147 है। क्या मैं 53 को डिवाइड कर मतलब ये लिख सकता हूँ 52 प्लस 1 की पावर 147? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 26 इंटू 2 प्लस 1 की पावर 147? तो इसको अगर मैं देखूँ तो 26 का मल्टीपल है तो ये तो पूरा का पूरा 26 से चला जाएगा, तो बचेगा क्या 1 की पावर 147। सिमिलरली 27 को मैं लिख सकता हूँ 26 प्लस 1 की पावर 147, ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या 1 की पावर 147। तो पहले में भी बचा 1 की पावर 147 माइनस दूसरे में भी बचा 1 की पावर 147, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है तो इसीलिए मेरी स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहले जो थे ना, पहले थोड़े से मतलब बहुत आसान थे, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। मतलब यार ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि अब CSET है तो मतलब लेवल तो ठीक होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपके JKSSB से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके JK PSI में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर इनमें से कोई टॉपिक अगर FAA के सिलेबस में, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में होता है, तो उनमें से आने के, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेपर हाई लेवल रहता है। तो इसका भी हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। In how many different ways can 840 be expressed as a product of two positive factors? मतलब 840 को आप दो फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? मैं लिख सकता हूँ इसको 1 इंटू 840,
या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 420, या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 280। ऐसा कितने तक करते रहोगे? ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, मैं 840 को क्या लिखता हूँ, इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 से करूँगा तो 420, 2 से करूँगा तो 210, ठीक है। फिर दोबारा 2 से करूँगा तो होगा नहीं, 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 105, फिर दोबारा 3 से करूँगा तो 35, फिर दोबारा 5 से करूँगा तो 7। तो फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3, एक सेकेंड रुको ज़रा, ये 2 से होगा ना, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ से मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। पहले तो ये देखो, तो आपको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पावर प्लस 1 तो 4 इंटू पावर प्लस 1 2, पावर प्लस 1 2, पावर प्लस 1 2, ये आगे फैक्टर्स। लेकिन आपको चाहिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, मतलब आपको चाहिए पेयर्स में, ठीक है। तो मैं डिवाइड बाई 2 इसको करूंगा ताकि पेयर बन जाए। तो डिवाइड बाई 2 ये गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 16 वेज बन जाएंगे जिसमें मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर आप इस तरीके से जाते तो आपको ये 16 बार लिखना पड़ता आगे, तो ये आप नहीं कर सकते थे या फिर मुश्किल हो जाता। जैसे अगर आप यहाँ से करते तो 4 इंटू 210 ऐसा लिखना पड़ता, फिर 5 से करते तो कुछ हो रहा था, 6 से करते तो कुछ हो रहा था, 7 से ऐसे करते करते आपको 16 तक जाना पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए ये मेथड जो है आपका बहुत ज़्यादा आसान है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है ना, अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट करके हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, क्योंकि पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो कि हाँ सर अच्छा लगता है पढ़ाना, आप ऐसा ही कंटिन्यू करते रहो। या कुछ भी अप्रिसिएशन हो, कुछ भी डेप्रिसिएशन हो, कुछ भी आप कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छा लगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन मतलब ये कुछ सॉल्व करने वाला तो है नहीं। इसका क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर दैट कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली यूजिंग स्टैंडर्ड रोमन न्यूमेरल सिस्टम्स। तो इसमें हम सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा लिख सकते हैं, वो है 399। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 मैं आपको करा चुका हूँ, कहाँ पे करा चुका हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक नंबर सिस्टम का PYQ सेशन आया था, शायद 1 में है या 2 में है, या फिर नंबर सिस्टम के जब मैंने लेक्चर लिए तो उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। उसमें एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक्स थी और बोला गया था इनको स्टैक्स में अरेंज करना है और हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए। सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है डिट्टो, बट इसमें क्या किया है, डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 3 सेक्शंस हैं, A, B एंड C। देर आर 3 सेक्शन हैविंग इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है और इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो बताओ कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे इसका क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। तो A है HCF निकालना होता है, तो B है 144, C है 192। HCF निकालने का बहुत आसान तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आसान। इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 8। तो HCF मेरा क्या आ चुका है, 24 आ चुका है यहाँ से, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके हैं, मैंने आपको HCF LCM जब पढ़ाया है तो मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ें सारी बता रखी हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये MCQ सेशन है तो इतना ज़्यादा मैं इसको नहीं लटका सकता हूँ। मैं 2-2 घंटे का सेशन ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग नहीं देखोगे तो जो उसका फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, तो मैं क्यों लटकाऊंगा। वो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले से, अब जाके किसी को डाउट है तो वहाँ पर जाके देख सकता है। उसके बाद देखो 24 क्या आ गया, ये शायद यही सेम क्वेश्चन है 2022 में भी आया था सी सेट में, वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको बोल रहा हूँ कि मैं PYQ में करा चुका हूँ। ये 2022 में आया था सी सेट में, सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही। उसके बाद अब इसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो ग्रुप्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ए के कितने ग्रुप्स बनेंगे 120 डिवाइडेड बाय जो HCF आया, तो यहाँ से आ जाएंगे 5 ग्रुप्स। बी कितने बच्चे हैं 144 और HCF कितना है 24, तो यहाँ से आ जाएंगे 6 ग्रुप्स। तो सी 192 बच्चे डिवाइडेड बाय 24, तो कितने आ जाएंगे 8 ग्रुप्स। तो ये आ जाएगा 5 और 6 11, 11 और 8 19, तो टोटल कितने ग्रुप्स बन जाएंगे 19 ग्रुप बन जाएंगे स्टूडेंट्स के। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैं करा चुका हूँ आपको चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल पार कर 5 12 13। अब ये भी आपको पता है 5 12 13, अगर अब यह राइट एंगल नहीं दिया होता ना यहाँ पे कई बार, तो तब भी आपको पता होना चाहिए था कि ये ट्रिपलेट पेयर है, ये ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होने वाली है और सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो 120 है। तो एरिया बताओ। अब आप लोग पता क्या करोगे, आप लोग पहले ये करोगे कि 5x प्लस 12x प्लस 13x मिला के दिया है 120, ये कितना हो गया जी 13 और 5 18, 18 और ये हो गया 30, तो आप करोगे 30x इक्वल्स टू 120। x आ गया यहाँ से 4, इसका मतलब पहली साइड आ गई मेरी 20, दूसरी साइड आ गई मेरी 48, तीसरी साइड आ गई मेरी 52। अब मैं निकालूंगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, बेस कौन सा है हाइट कौन सा है, क्या निकालूं क्या करूं, कुछ नहीं पता चल पा रहा। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं देखूंगा 12 5 17, 17 और 13 कितना हो गया 30, तो 30 रेशो मुझे बराबर दी है 120 के। यहाँ से एक रेशो मेरे पास बराबर होगी कितनी
4 के बराबर। अब मैं आगे डायरेक्टली लिखूंगा, मैं कुछ भी साइड नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1/2 इंटू बेस। आपको पता है कि बड़ी वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो आप इन दोनों में से किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट ले लो। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 5, क्योंकि एक रेशो जो है वो 4 के बराबर है, तो 5/5 इंटू 4 ये बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12, क्योंकि एक रेशो 4 के बराबर है, तो 12/12 इंटू 4 हो गया। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 6, यहाँ से आ गया 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 इंटू 4 20, 24 इंटू 20 480, तो आंसर कितना आ जाएगा 480 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका तरीका है। ऑल दो तरीके सेम ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आपका 15 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड भी ज़्यादा ले जा रहा है, तो यहाँ पे आपको वो टाइम जो है वो बचा के दे देगा, ताकि आप अगले लेक्चर में कहीं ना कहीं जो है वो आप इसको कर सको। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, देखो मुझे नहीं, फिर आप बोलोगे कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ की बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको प्रोबेबिलिटी में किसी ने ये शॉर्टकट बताए होंगे डाई वाले जो मैंने आपको बता रखे हैं। मैंने आपको क्लास में बता रखा था कि सम अगर पूछा जाए डायरेक्टली 16, अगर 3 डाई हैं, अब आप कहाँ पे ढूंढते रहोगे कि पहले डाई में 1, दूसरे डाई में भी 1, तीसरे डाई में क्या होगा, कुछ होगा तो ऐसा सम बनेगा, तो ऐसा आप कितने पॉसिबल केसेस निकालते रहोगे। अगर 2 वाला होगा तो तब तो फिर भी मतलब ठीक है कि आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर 3 डाई है तो कहाँ पे आप पॉसिबल केसेस निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते भैया। आप ऐसे करोगे क्या, 6 और 6 12 होगा, तीसरे डाई पे 4 होगा तो ये 16 हो गया, इसमें 6 इसमें 4 इसमें 6 हो सकता है, इसमें 4 इसमें 6 इसमें 6 हो सकता है। तो इस तरीके से आप करते रहोगे क्या, उसको नहीं कर पाओगे, कितने केसेस निकालोगे। तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट था जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। देखो अब देखो ये शॉर्टकट था वो, जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी ना, तो मैंने 2 डाई का भी आपको शॉर्टकट बताया था यहाँ से कि सम अगर 11 पूछा हो तो क्या होता है, डायरेक्टली आपको लिख लेना है 2 प्रोबेबिलिटी, 2 डिवाइड बाय 2 भी टोटल पॉसिबल केसेस होंगी। सम अगर 12 पूछा हो तो 1 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, 2 के केस में 36 होते हैं तो 1 डिवाइड बाय 36। सिमिलरली मैंने 3 डाई का केसेस में भी आपको ये शॉर्टकट बताया था, और मैंने आपको यही क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कराया था तो आ गया या फिर मैं कुछ अलग कराया, नहीं, मेरा हमारा काम है कराना। मैंने आपको यही क्वेश्चन वहाँ पे, ये आप जाके भी देख सकते हो, ये मैंने अभी नहीं लिखा है, वहीं पे लिखा था उसी समय कि सम अगर आपको 16 पूछा है, तो सम जब 16 पूछा होता है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं, क्योंकि 3 डाई है तो 6 का क्यूब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो आएगा 6 डिवाइड बाय 6 का क्यूब। तो जब मैं 6 डिवाइड बाय 6 का क्यूब मतलब 216 इसको लिखूंगा, तो ये काट के आ जाएगा मेरा कितना, 1 डिवाइड बाय 36। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। देखो मेरा पढ़ाना इसी तरीके से होता है, मेरा पढ़ाने का कोई मकसद होता है, ठीक है। मेरे को ये नहीं है कि आप लोग देखो ना देखो, मुझे उससे ठीक है, हाँ फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं देखोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मुझे पढ़ाना है, वो मेरा पैशन है, मेरा मतलब क्या बोलते हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे जैसे भी पढ़ाना पड़े मैं पढ़ाऊंगा। आप नहीं भी देखोगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा, आप देखोगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा, आप तारीफ करोगे तब भी पढ़ाऊंगा, और नहीं करोगे तब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाए, आपको तरीका वो एक ऐसा बताया जाए जो आपका हर एक जगह जो है वो यूटिलाइज हो जाए। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला शॉर्टकट लगा लो, दूसरा क्वेश्चन आ गया तो उसमें दूसरा शॉर्टकट, तीसरा क्वेश्चन आ गया तो उसमें तीसरा शॉर्टकट। ना ही आपको क्वेश्चन के टाइप याद रहते हैं, ना ही आपको शॉर्टकट याद रहते हैं, तो ना ही आपको बेसिक मेथड पता होता है। तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया, 3 डाई के केस में सम कुछ भी पूछा हो वो आपका आंसर निकाल के दे देगा। और मैंने ये भी बताया था कि उसको याद कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन आ गया, गलती के चांसेस आ गए आपके, यहाँ पे आप पक्का गलती करोगे। देखो पहले तो बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, अटेम्प्ट करेगा तो गलती करेगा। देखो कैसे, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच हैविंग 2 पॉसिबल आंसर्स येस और नो। 4 क्वेश्चंस हैं और 2 पॉसिबल आंसर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर एट लीस्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन को ये क्या बोलते हैं, सॉरी 2 पॉसिबल आंसर्स है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। मतलब ये है आपके टोटल वेज जिसमें स्टूडेंट एट लीस्ट 1 क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। अब देखो एट लीस्ट 1 क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, या तो कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, मतलब 0 क्वेश्चन आंसर करेगा, या तो 1 क्वेश्चन आंसर करेगा, या तो 2 क्वेश्चन आंसर करेगा, या तो 3 करेगा, या तो 4 क्वेश्चन आंसर करेगा, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है आपको कि एट लीस्ट 1 क्वेश्चन, मतलब कम से कम एक करना ही करना है, कम से कम एक करना ही करना है। तो इसका मतलब उसमें 0 वाला जो है केस वो नहीं आएगा, तो वो एक केस में उसमें से निकाल देता हूं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। उस 16 में से एक केस में निकाल दूंगा, कौन सा 0 वाला, क्योंकि 0 मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बोला है कि एटलीस्ट एक ना एक मुझे सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो 0 उसमें से नहीं हो सकता, तो वो एक केस उसमें से निकाल के कितना आ गया 15। बच्चे सॉल्व करके आएंगे 16, लेकिन ये गलत हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया
सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर दिया है 441। अभी भी अगर आपको स्क्वायर नहीं आते तो आप लोग समझ जाओ, सुधर जाओ। इसका अंडर रूट कितना होता है 21। तो मेरे पास आ गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 21। यहाँ से आ गया n इंटू एन प्लस 1 इक्वल्स टू 42। अब आपकी देखो, आपकी मस्ती देखो, आप क्या करोगे? आपकी मस्ती ये है, आप करोगे सर n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। सर अब मैं 42 के क्या निकालता हूँ फैक्टर्स, तो 2 से गया 21, सर 3 से गया तो 7, सर मेरे पास फैक्टर्स आ गए 6 और 7। सर मैं ऐसे लिखता हूँ n स्क्वायर 6n 7n माइनस 42 इक्वल्स टू 0। सर ये अपने बीच में माइनस प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे ये अरेंज करना है ना अपने हिसाब से, तो मैं कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा, यहाँ पे माइनस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके मेरे पास पॉजिटिव आना चाहिए तो पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करके मेरे पास नेगेटिव आना चाहिए तो नेगेटिव आ रहा है। आप क्या करोगे? n इंटू एन माइनस 6 कॉमन, मतलब n कॉमन निकाल लिया, प्लस 7 कॉमन n माइनस 6। अब आपकी मस्ती देखो, n माइनस 6 इक्वल्स टू 0, n प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे n इक्वल्स टू 6 या n इक्वल्स टू माइनस 7। n नेगेटिव नहीं हो सकता तो n इक्वल्स टू 6 आंसर होगा। लेकिन बेटा देखो सही, इतना आपको क्यों करना है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ आप पहुँच चुके। जब यहाँ आप लोग पहुँच चुके तो आपको पता चल चुका है n इंटू एन प्लस 1। 42 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 7। यहाँ से आपने मुझे खुद बता दिया। इसका मतलब n अगर 6 होगा तो n प्लस 1 7 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो n यहाँ से ऑटोमेटिकली 6 आ गया ना, तो क्यों उसको जानबूझ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहे हो? समझ आया आपको क्या हुआ? तो वही मुझे उसने पूछा है कि x की वैल्यू, यहाँ पे मैंने मतलब n लिख दिया, लेकिन ये था क्या x, तो यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1/2 भी लिख सकते हो। तो वही n है, वही x है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, मतलब 6 टर्म्स है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वरना आप लोग क्या कर सकते हो, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ऐसे करते करते देखो किसका क्यूब कहाँ तक क्यूब ऐड करके 441 बनता है, वो भी आप कर सकते हो। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है पेपर में तो आप ये चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको थोड़ा सा मतलब पेपर करने में ना एक मज़ा आना चाहिए, मैथ्स पढ़ने में ना एक मज़ा आना चाहिए। जब तक आपको वो मज़ा नहीं आ रहा है मैथ्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वही बोरिंग चीज़ें लग रही हैं तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप मेरे से मत पढ़ो, आप किसी और से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो। लेकिन जब तक आपको मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैथ आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को पढ़ने का। एटलीस्ट मैथ्स में वो मज़ा आना चाहिए, वो अंदर से फील आना चाहिए कि हम लोग कुछ तो दिमाग में, मतलब दिमाग में चलता रहना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, ये आप निकाल लोगे। पेरीमीटर दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेक्टेंगल होती है, ये 90 डिग्री होता है, तो डायगोनल मुझे दिया होगा। तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी। पेरीमीटर मुझे पता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 68 दिया हुआ है। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी आ सकता है। कई बार आप पूछते हो ना कि सर ये तो सिलेबस में था ही नहीं। आप पूछोगे सर ये मेंसुरेशन तो सिलेबस में था ही नहीं, क्वेश्चन कैसे आ गया? तो क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो टॉपिक होता है उसमें से भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे चांसेस होते हैं, किसी तरीके से भी किसी भी चैप्टर में वो घुसा सकता है, वो डिपेंड करता है जेकेएसएसपी पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अब मैं ये चीज़ नहीं बोलूंगा कि मैं आपको ये करा चुका हूँ सारे, मेरा काम है आपको कराना। मेरा काम था आपको कंसेप्ट बताना। मैं आपको कंसेप्ट सारे बता चुका हूँ और सारे क्वेश्चन इस तरीके में मैं करा भी चुका हूँ। अब आपकी मर्जी है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये नहीं पढ़ाता अच्छा, लेकिन जो बच्चे ने पढ़ा होगा तो बच्चे को लगेगा कि यार हाँ जो इसने पढ़ाया है इसी के नोट्स में से आया है। तो वो नोट्स में से नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नोट्स में से आया है। हम लोग ये कहेंगे कि हाँ उसने हमको कंसेप्ट बताया था, सॉरी उस टीचर ने हमको कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, कंसेप्ट आपको समझ आया, इसका मतलब उसी के पे क्वेश्चन था तो हमने निकाल लिया। तो मेरा काम है पढ़ाना। मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई मेरे ही नोट से सारा आया है, मेरे से ही पढ़ो, मैं जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं टीचर हूँ या मैं मतलब जो भी हूँ, स्टूडेंट टीचर आप लोग जो मानो, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानो, अंकल आंटी जो भी मानो, तो मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं वो पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, आपको समझ आए तो अच्छा है, नहीं आए तो मुझे बताना है। कहाँ पे? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह कहीं पे भी आप लोग बता सकते हो। आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत तारीफ भी करते हो मैसेजेस में कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ये है हमें मैथ्स पहली बार समझ आया, ये है वो है। बहुत अच्छा लगता है आपके ये कमेंट सुन के। बस मतलब यही है कि अगर नहीं समझ आए तब भी आप मुझे बता दिया करो कि सर नहीं समझ आ रहा है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा बकवास हो गई क्या? देखो 10 किलोमीटर की मैराथन रेस थी, ए बीट्स बी बाय 1000, मतलब ए बी और सी 10 किलोमीटर है। तो मैं लिख लेता हूँ कि ये 10 किलोमीटर जो है वो भागे जा रहे हैं, बी जो है वो 1000 मीटर से पीछे रह जा रहा है, इसका मतलब वो 900 किलोमीटर ही भाग रहा होगा।
बी बीट से सी बाई 1250। अगर बी जो है वो 10,000 भाग रहा है तो सी कितना भाग रहा होगा, क्योंकि वो 1250 से पीछे है तो वो भाग रहा होगा 8750। अब तू मेरे प्लॉट में आ जा तो 9,000, तू मेरे प्लॉट में आ जा तो 10,000। मुझे चाहिए क्या, ए और सी का, तो मुझे बी का कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो। यहाँ से देखो 3 और 4 जीरो, यहाँ से देखो तो 4 जीरो गए, तो कितना बचा ए 10,000। ये कितना आया 875 इंटू 9 अगर आप करोगे तो आएगा 7875। तो कितना पीछे रह गया, ये रहा कितना 2125 मीटर पीछे। ये बहुत आसान तरीका है करने का, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। वरना आप 10 किलोमीटर जो है वो ऐसा नहीं लेके आप 10 को 10 भी रख सकते थे, फिर आप उसको 1 मीटर रखना पड़ता, फिर यहाँ पे लेकिन 1.25 मीटर हो जाता, सेंटीमीटर हो जाता सॉरी, तो फिर यहाँ पे किलोमीटर सॉरी, तो यहाँ पे फिर थोड़ी गड़बड़ होती, तो इसीलिए मैंने 10 किलोमीटर को पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा गलती करेगा, कहाँ करेगा बताता हूँ, रुको। देखो जी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ, अब क्वेश्चन उसी में से होगा। अब आप अगर मेरा देखो, अगर आप ये कंसेप्ट देखते हो ना तो पहले 2 से 3 मिनट में ही आपका ये क्वेश्चन जो है ना उसी कंसेप्ट में से निकलेगा, और वही फार्मूले जो मैंने वहाँ पे 3 या 4 बताए हुए हैं, ये भी बताया कहाँ से आते हैं फार्मूले, आपको रटवाए नहीं थे, उसी कंसेप्ट से निकलेगा। आप बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया है उसी में से आया है, मैंने तो कंसेप्ट पढ़ाया ना आपको, और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताए, अब वही क्वेश्चन तो आएगा, एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा यार। अगर मेरा डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन और कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आ सकता, उसी में से आएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मेरे ही नोट्स में से है, बाकी सबने भी पढ़ा रखा होगा उनके नोट्स में से है, वो आप वो मान लो, ठीक है। अब देखो, अपस्ट्रीम स्पीड किसके बराबर होती है, अपस्ट्रीम मतलब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब बोट्स की स्पीड ज़्यादा होगी, स्टीम की स्पीड कम होगी, तभी तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, स्टीम के ऑपोजिट, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आ गया, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम में क्या है, हम लोग नीचे आ रहे हैं पानी के साथ साथ, तो बोट की स्पीड और स्टीम की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब मुझे पूछा क्या है भैया, स्टीम की स्पीड पूछी गई है, तो स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, अपस्ट्रीम स्पीड माइनस डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2, या फिर इस तरह से मैं लिखूंगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है माइनस, तो मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो मैं इसका यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मॉड, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, स्टीम की स्पीड। अब आप अगर याद करो, अगर आप कोई मेरे साथ पढ़ रहा है स्टार्ट से, ये किसी ने कंसेप्ट देखा है तो मैंने उसको बताया था, स्टीम की स्पीड निकालनी है मतलब एस निकालनी है, एस मतलब सब्ट्रैक्ट, तो बीच में क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस आएगा, तो इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड डिवाइडेड बाय 2 करना है आपको। अब एक दिया है किलोमीटर पर आवर, दूसरा दिया है मीटर पर सेकंड, लास्ट में देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर में कर दो और ले लो डिफरेंस, ये आएगा 52 माइनस 50/3, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से गया 10, 3 से गया 6, तो ये आ गया 60, तो 52 माइनस 60, क्योंकि मैंने मॉड है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय 2 करना होता है तो कितना आ जाएगा 4, तो स्टीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली यहाँ से अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी होती तो वो ऐड हो जाता, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये एस से क्या है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। अब जाके देखो, अब जाके कंसेप्ट देख सकते हो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि कंसेप्ट मेरे मतलब वो है क्या बोलते हैं उसको, सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे और भी बहुत सा, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ बताई जो पूछा है। अब इस कंसेप्ट में क्या इतना सा ही है क्या, नहीं, इस कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा और है, जिसके अगली बार आने के क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसी और एग्जाम में बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है कंसेप्ट पे। इसीलिए जब क्वेश्चन कोई नया होता है ना, मैं क्या करता हूँ, कंसेप्ट समझाने के लिए पहले आपको एक छोटा सा मतलब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट समझ आए, उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। हाय रब्बा, हाँ ठीक है, देखो, अ मैन ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर, निकालना क्या है, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। अब 3 दिया है, मतलब 3 स्पीडें दी हैं। अब आपको मैंने शॉर्टकट भी इसके बता रखे हैं, लेकिन मैं कभी भी शॉर्टकट पे जाता नहीं, आपको पता है मेरा। तो किसके बराबर होगा, स्पीड किसके बराबर होगी, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पूछा है ना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहला 48 किलोमीटर, दूसरा 72 किलोमीटर, तीसरा 120 किलोमीटर। ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, मतलब 48 और 2 50, 50 और 7 120, 120 और 120 240, टोटल डिस्टेंस 240। अब एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 48, स्पीड कितनी है पहले की 12, तो 48 डिवाइडेड बाय 12, प्लस दूसरा डिस्टेंस 72, स्पीड 18, तीसरा डिस्टेंस 120, स्पीड आपकी 10, तो ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 प्लस 12, तो आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 20, तो
तो ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलेगी, वही इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। बाकी शॉर्टकट पे आप जा सकते हो, वो मैंने आपको बता रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया दोबारा से, 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। तो 20 वर्कर्स हैं और 80 दिन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमेशा सेम होता है, आपको पता है। दे वर्कड टुगेदर फॉर 56 डेज। यही 20 वर्कर्स जो हैं वो 56 डेज काम किए, उसके बाद 16 दिन काम छोड़ दिया। टोटल कितने दिन लग रहे थे, 80। 56 वो कर चुके, तो कितने बचे, 80 में से अगर मैं 56 निकाल दूं तो कितने बचेगा मेरा, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 24 दिन बचे। 24 दिन में से 16 दिन उन्होंने बर्बाद कर दिया क्योंकि बैड वेदर था, 16 दिन काम नहीं हुआ। तो पीछे कितने दिन बचे, अब 8 दिन बचे। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये गलती मत करना कि 16 दिन भी ऐड कर दो। 16 दिन तो कुछ काम ही नहीं हुआ भैया, 24 दिन मेरे पास बचे ना। 80 में से 56 उन्होंने काम किया, 24 बचे, 24 में से 16 दिन तो काम ही नहीं हुआ। तो काम कितने दिन हुआ होगा, और 8 दिन काम हुआ होगा। और 8 दिन वो बोल रहा है कि कितने और वर्कर्स लगाऊंगा, तो 20 तो है ही है, उसके साथ में 8 अगर और लगाऊं तो ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया आसान, इसको मैं यहाँ लाऊंगा। अब यहाँ पे ये बेवकूफ़ी मत करना कि मैं 20 इंटू 80 कर लेता हूँ, फिर 20 इंटू 56 करूँगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। नहीं, आपको दिख रहा है 20 दोनों में कॉमन है, तो 20 यहाँ से कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस 56 इक्वल्स टू 8 इंटू 20 प्लस एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 24। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8। 8 कौन सा, यहाँ वाला, तो 8 इंटू 3 24 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। 20 इंटू 3 60, 60 माइनस 20 40, तो एक्स कितना आ जाएगा 40। और आदमी मुझे लगाने पड़ेंगे ताकि काम जो है वो 80 दिन में ही खत्म हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट मैंने इसके बता रखे हैं। अ सम ऑफ मनी becomes 8 टाइम ऑफ itself in 3 years, 15 years। 8 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3 कितने साल में, 15 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स, 16 मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स कितने साल में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसकी पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई मुझे पता है। 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 3 इंटू टी। 3 से गया 5, 5 इंटू 4 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 साल आ जाएगा। अब आप लगे रहो अपने मेथडों से, करते रहो, तो टाइम वेस्ट अपना करते रहो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग टाइम वेस्ट करते रहो, मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं। आप लोग चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में जाकर सारी चीज़ें सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, कोई पैसा नहीं देना है। नेक्स्ट चलो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये तो आपको पता है कि पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100 होता है, तो ये मैं करके क्या बताऊँ। अब 219 डेज दिए, यहाँ पे एक बस यही कैच है कि पी कितना है आपका 12500, आर कितना है आपका 10%, टी कितना है आपका 219 डेज दिए, तो डिवाइडेड बाई 365 डेज करना पड़ेगा। बस आपको सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर का 750, जो भी आएगा आप कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपका फिर से आपका आ गया अच्छा क्वेश्चन। गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा, कैसे सर, पहले ये बताओ सर गलत कैसे कर सकते हैं। देखो 2 वेसल हैं, तो मैं मान लेता हूँ वेसल 1 और वेसल 2। इसमें भी ए और बी है लिक्विड कोई सॉरी, इसमें भी ए और बी कोई लिक्विड है। ए में 7:3 है ए और बी का, तो 7:3। बी में 4:1 है, मतलब सेकंड वेसल में 4:1 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा गलती क्या करेगा इस लाइन पढ़ने में, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज 2 मिक्सचर्स और मिक्सड टुगेदर इन अ थर्ड वेसल। तो बताओ भैया उस थर्ड वेसल में ए और बी की क्वांटिटी कितनी होगी। बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये बोलेगा कि सर आप ही ने तो कहा कि दोनों क्वांटिटीज को क्या करना है, मिक्स करना है। इसका मतलब इसमें से ए को उठा लो और इसमें से ए को उठा लो और मिक्स कर डालो। मिक्स करूंगा सर, ये बनेगा 7 और 4 11। सर इसमें से बी को उठा लो, इसमें से बी को उठा लो, सर मिक्स करूंगा तो बनेगा 4। सर रेशो बन गया 11:4। अगर गलती से 11:4 यहाँ पे होता तो आप लोग मार्क करके आते और टीचर ऐसे कर देता। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप लोग पहले ही समझ जाओगे कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। गलती कहाँ की है, क्वेश्चन ध्यान से अगर दोबारा पढ़ो। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज मिक्सचर, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी है इसकी, इसकी है 10, इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसकी है 5। क्या इक्वल क्वांटिटीज है, नहीं। इसको इक्वल कैसे बना सकते हैं सर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब इस पूरी रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसकी रेशो बन जाएगी, इसका मतलब 8 और 2। हाँ सर, अब मेरे पास नई रेशो आ गई, अब मैं पुरानी रेशो को नहीं देखूंगा, तो अब मैं इस चीज को देखूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, अब इसमें से मैं देखूंगा ए कितना है 7, इसमें से ए कितना है 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15। ठीक है सर, तो ए कितना आ गया 15 आ गया। ये कौन सा है, ये तीसरा है, नीचे लिख देता हूँ, ये तीसरा वेसल है। इसमें ए कितना आ गया 15, कैसे 7 + 8, और बी कितना है यहाँ पे 3,
और यहाँ पे b कितना है 2, तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा 3 + 2, ये आ गया b। यहाँ से आ गया 15, यहाँ से आ गया 5, तो कैंसिल करूंगा तो 3:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा कि आप लोग गलती कहाँ करोगे और उसका सही मेथड क्या है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सपोज करते ये तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये रेशो सही मतलब पूरी बन जा रही है। सपोज ऐसा करते कि ये ऐसा होता, एक रेशो बनती 11, एक रेशो बनती 3, मतलब एक जो है वो ये करके बनता कितना 3। अब इसको बराबर करना था तो मैं क्या करता, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता और इसको 11 से मल्टीप्लाई करता, ताकि ये दोनों क्या बन जाते हैं, बराबर बन जाते। यहाँ पे मेरा एक ही बार मल्टीप्लाई करने से, एक ही जगह मल्टीप्लाई करने से ये भी 10 बन, ये तो 10 था ही, ये भी 10 बन गया, तो इसीलिए मैंने एक ही साइड मल्टीप्लाई किया। बाकी आप लोग समझदार हो, आपको पता है कैसे करना है, आप लोग आराम से कर सकते हो। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा, सेशन अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि फ्रूटफुल सेशन है, कोई ना कोई आपको चीज़ सीखने को मिली, आपको लगा कि हमारे साथ पढ़ सकते हैं, चाहे वो CSET का हो, चाहे वो JKSSB का हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हो, चाहे वो JKPSI का हो, मतलब JKSSB का कोई भी एग्जाम, SSC का कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, अगर आप चाहो तो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास प्लेलिस्ट बनी है, मैंने अभी आपको दिखा दी। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रीजनिंग मिलेगी, मैथ मिलेगा, PYQs आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज PYQs मिलेंगे, JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर वाइज आपको PYQs मिल जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट का मैथ मिल जाएगा, ईयर वाइज आपको मतलब 20, 21, 22, 23, 24 सारे आपको PYQs, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल होगी। डाउट्स के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हो। सिर्फ इतनी चीज़ है कि आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग आराम से पढ़ो, यहाँ पे फ्री बैठ के सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ जो है वो आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मैथ्स को, JK मैथ्स को अपने चाहिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर पेपर चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये वाला पेपर चाहिए, तो मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।